नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रत्यक्ष कर के प्रमुख गुण दोष कौन कौन से हैं। प्रत्यक्ष कर, जिसके बारे में हम लोग पहले के वीडियोस में बात कर चुके हैं। प्रत्यक्ष कर हम लोग उस कर को कहते हैं जिसमें कर का प्रारंभिक भार और कर का अंतिम भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर को किसी दूसरे पर टाला नहीं जा सकता है। कानूनी रूप से जिस व्यक्ति पर यह कर लगाया गया है उस कर का भुगतान भी उसी व्यक्ति द्वारा करना पड़ता है। जैसे आयकर, संपत्ति कर, ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि प्रत्यक्ष कर के कौन कौन से गुण और दोष हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष कर के गुण के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इसमें मितव्ययता का गुण पाया जाता है। मितव्ययता का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष कर को कलेक्ट करने की जो लागत होती है, जो प्रशासनिक लागत होती है, वो कम होती है। जैसे कम कर को कलेक्ट करने के लिए भी जितने अधिकारियों की व्यवस्था की जाती है, अधिक कर कलेक्ट करने के लिए भी उतनी ही अधिकारियों की व्यवस्था की जाती है। और प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट कर दाता जब कर को जमा करते हैं तो वो सीधे राज्य के कोष में पहुंचता है, डायरेक्ट सरकार को पहुंचता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष कर को कलेक्ट करने की जो प्रशासनिक लागत है वो कम होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रत्यक्ष कर जो है वो सोर्स ऑफ इनकम के जगह में ही लगा दिया जाता है, जिसके कारण सरकार को इसे कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। जैसे जहाँ से पेमेंट रिलीज़ होता है तो उसी जगह में ही टैक्स को काट लिया जाता है और उसके बाद उस बाकी पेमेंट लोगों को दिया जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि आय का जहाँ पर स्रोत है वहीं पर प्रत्यक्ष कर को काट के रख लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, या बैंकों के माध्यम से भी कर को कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से कर को जमा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए सरकार को अधिक से बहुत अधिक प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर जो है वो मितव्ययी होता है। उसका एक गुण जो है वो मितव्ययता का गुण है। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष कर का गुण, वो है निश्चित। प्रत्यक्ष कर जो होता है वो निश्चित होता है। इसमें करदाता को भी यह पता रहता है कि उसे कब, कहाँ, कितना और कैसे कर का भुगतान करना है, और सरकार को भी ये पहले से पता रहता है कि उसे प्रत्यक्ष कर के द्वारा कितनी आमदनी प्राप्त होने वाली है, उसे कहाँ कहाँ से कितने कितने कर की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से प्रत्यक्ष कर जो रहता है ये निश्चित रहता है, ये भी इसका एक गुण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर जो है वो समानता और न्यायपूर्णता पर आधारित होता है। प्रत्यक्ष कर न्यायपूर्ण होता है, इसलिए न्यायपूर्ण होता है क्योंकि इसे आरोही दर से प्रगतिशील बनाकर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर जो है उसका भार धनी व्यक्तियों पर या धनी वर्ग पर अधिक पड़ता है और निर्धन और गरीब वर्ग पर इसका भार जो है वो कम पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर जो होता है वो न्यायपूर्ण होता है, इससे समानता स्थापित होती है और इसमें न्यायपूर्णता का गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर का जो बोझ है, जो भार है, वो धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है और निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष कर का गुण के अंतर्गत इसमें क्या होती है, असमानता की कमी होती है। असमानता की कमी किस प्रकार होगी, क्योंकि धनी व्यक्तियों से अधिक कर वसूला जाता है। जैसे जैसे धनी व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है वैसे ही प्रगतिशील दर से कर लगा के उनसे अधिक आय की प्राप्ति की जाती है, और धनी व्यक्ति जिनकी आय करने की योग्यता कम होती है उनसे कम कर वसूला जाता है। तो इस प्रकार क्या होती है कि दोनों में समानता स्थापित होती है। गरीब वर्ग की आय को लेके निर्धन वर्ग पर सरकार जो है वो खर्च करती है। जब सार्वजनिक व्यय के माध्यम से खर्च करती है तो निर्धन वर्ग पर अधिक खर्च करती है। तो इस तरह समानता की प्राप्ति होती है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर का एक और गुण है, वो है असमानता में कमी करना।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर जो होता है वो लोचपूर्ण होता है। इसमें लोचशीलता का गुण पाया जाता है। लोचशीलता का मतलब है कि आवश्यकता अनुसार कर की दर में कमी या वृद्धि करके आय में, जो सरकार को आय प्राप्त होती है उसमें कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो इसमें जो है वो लोचशीलता का गुण पाया जाता है। अगर सरकार को अधिक आय की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार जो है प्रत्यक्ष कर की दर को बढ़ा सकती है और इस तरह से अपने आय में जो है वृद्धि कर सकती है। ऐसे आपातकालीन स्थिति में भी हम लोग देखते हैं, जब युद्ध, महामारी, अकाल, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और सरकार को एक्स्ट्रा बजट की आवश्यकता पड़ती है, तो उस स्थिति में भी सरकार जो है वो प्रत्यक्ष कर की दरों में परिवर्तन करके अपने आय के स्रोत को बढ़ा सकती है, अधिक आय प्राप्त कर सकती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष कर के गुण के अंतर्गत इसमें जो है वो नागरिक चेतना का विकास होता है। नागरिक चेतना का विकास किस प्रकार होता है? क्योंकि प्रत्यक्ष कर जब कोई भी व्यक्ति पे करता है तो उसे त्याग की अनुभूति होती है, कष्ट की अनुभूति होता है। तो व्यक्ति ये देखना चाहता है कि जो टैक्स के रूप में जो अमाउंट वो सरकार को पे कर रही है, सरकार उस पैसे को कहाँ और कैसे खर्च कर रही है, किन किन मुद्दों पर खर्च कर रही है। तो इस तरह से देश का नागरिक जो रहता है वो अलर्ट रहता है और ये जानने का प्रयास करता है कि टैक्स के माध्यम से जो सरकार आय प्राप्त की, उस आय की रकम को वो कहाँ और कैसे, किन किन मदों पर खर्च कर रही है। तो इस तरह से देश में जो है वो नागरिक चेतना का विकास होता है और राष्ट्रीय भावना प्रेरित होती है लोगों के बीच में। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रत्यक्ष कर के कुछ गुणों के बारे में बात की। अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर के दोष कौन कौन से हैं। तो दोष के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि प्रत्यक्ष कर जो होता है ये अलोकप्रिय होता है। अलोकप्रिय क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, प्रत्यक्ष कर को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जब सरकार कानूनी रूप से जिस पर कर लगाती है तो कर का अंतिम भार भी उसी को वहन करना पड़ता है, वो अपने कर के भार को वो शिफ्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ये अलोकप्रिय हो जाता है। और इसमें एट अ टाइम बहुत अधिक टैक्स का अमाउंट को पे करना पड़ता है, इसलिए भी ये लोकप्रिय नहीं रहता है। नेक्स्ट हम लोग इसके दोष में देखेंगे कि ये असुविधाजनक होता है। क्यों असुविधाजनक होता है? क्योंकि जब भी प्रत्यक्ष कर जमा किया जाता है या भरा जाता है, जैसे हम लोग इनकम टैक्स का ही बात करते हैं, तो उसमें टैक्स भरते समय या उसका रिटर्न्स क्लेम करते समय सरकार या व्यक्ति को बहुत सारे विवरण पत्रों को भरना पड़ता है, उसको बहुत सारी जानकारियाँ रखनी पड़ती है कि उसे कहाँ कहाँ से कितने कितने इनकम कब प्राप्त हुए। तो इस तरह व्यक्ति को अपना इनकम का A to Z डेटा अपने पास में रिकॉर्ड रखना पड़ता है और उसे हर चीज़ का वहाँ पर हिसाब देना पड़ता है। तो इसलिए भी ये जो होता है वो असुविधाजनक होता है। और रिटर्न्स फाइल करते समय उसके अपने आय के विभिन्न स्रोतों के बारे में भी बताना पड़ता है और सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन देने पड़ते हैं। तो इसलिए, और इसका प्रोसेस भी थोड़ा सा लंबा रहता है, तो यही कारण है कि इससे व्यक्तियों को असुविधा की अनुभूति होती है। नेक्स्ट हम लोग प्रत्यक्ष कर के दोष के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कर अपवंचन की संभावना रहती है। कर अपवंचन मतलब करों की चोरी, क्योंकि कर एक ही बार, प्रत्यक्ष कर एक ही बार वसूला जाता है और उसका बोझ भी अधिक लगता है। तो व्यक्ति क्या करता है, इस कर से खुद को बचाने के लिए वो कर अपवंचन करता है, करों की चोरी करता है, सरकार के पास वो अलग हिसाब किताब देता है और किसी तरह से अपने आय को वो बचाने का प्रयास करता है। और यहाँ हम लोग ये भी देखते हैं कि व्यक्ति इसलिए भी कर छिपाने का प्रयास करता है क्योंकि सरकार जब भी प्रत्यक्ष कर की दर जब वो लागू करती है तो उसके पीछे उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। वो मनमाने ढंग से जो है वो डायरेक्ट टैक्स की जो दर है उसको वो लगा देती है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि धनी व्यक्तियों पर अगर बहुत ज़्यादा कर लगाया जाएगा, जैसा हम लोग तभी भी देखे हैं कि कर का भुगतान व्यक्ति अपना बचत में से करता है, तो इस तरह से बचत जो होता है धनी वर्ग का वो हतोत्साहित होने लगता है। और जब बचत हतोत्साहित होने लगेगा तो फिर वो अधिक काम करके अधिक पैसा जमा करने के लिए प्रेरित वो नहीं होगा। और जब बचत हतोत्साहित हो जाएगा तो विनियोग पर भी इसका बुरा असर पड़ने लगता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर
जो होता है उसका एक दोष ये रहता है कि लोग इसकी चोरी करते हैं। इसीलिए कहीं कहीं आप देखिएगा कि प्रत्यक्ष कर को ईमानदारी पर कर भी कहा जाता है। जो व्यक्ति ईमानदार रहता है वो सारा इन्फॉर्मेशन सही दे के उतना इनकम टैक्स पे करता है, लेकिन जो व्यक्ति बेईमान रहता है वो अपना हिसाब किताब में गड़बड़ी करके उस गलत हिसाब किताब दिखा के अपने टैक्स को बचाने का प्रयास करता है और नहीं देना चाहता है। तो ये भी इसका एक दोष है। आगे हम लोग देखेंगे कि इससे अन्याय की भी संभावना होती है। किस प्रकार अन्याय की संभावना होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष कर के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक, समाज के सभी लोगों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष कर अगर हम लोग इनकम टैक्स की बात करें तो समाज के कुछ खास वर्गों पर ही लगाया जाता है, धनी वर्गों पर ही लगाया जाता है, और समाज के दूसरे वर्ग जो हैं, दूसरे वर्ग के लोग जो हैं वो लोग इस कर से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो इस तरह कर का बोझ पूरे समाज पर नहीं बढ़ता है, इसलिए यहाँ जो है वो अन्याय की भी संभावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी इसका एक दोष है। नेक्स्ट हम लोग प्रत्यक्ष कर का दोष देखेंगे, और वो है कि जो निम्न आय वर्ग रहता है वो इस कर के पहुँच से दूर रहता है, इस कर तक वो नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए सरकार इनकम टैक्स जो है या आयकर या प्रत्यक्ष कर जो है वो निर्धन वर्गों पर नहीं लगा पाती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि समाज का एक बड़ा वर्ग जो रहता है वो टैक्स में से छूट जाता है, बाहर रहता है, जहां से सरकार को आय प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा कि प्रत्यक्ष कर के प्रमुख गुण और दोष क्या है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।